बेटा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है क्लास 10th का, जिसमें गिवन पॉइंट है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल एंड cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कोण हैं A और B, दोनों न्यून कोण हैं, एक्यूट एंगल हैं, और cos A cos B दोनों की वैल्यूएशन सेम है। तो आपको सिद्ध करना है कि वह जो कोण है एंगल A और दूसरा जो कोण है B, वो दोनों कोण बराबर बराबर होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। तो बेटा हमने एक फिगर बनाया, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें हमने एंगल C को राइट एंगल कहा। क्यों कहा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन पॉइंट में ये दिया गया है कि एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट एंगल है। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल होगा अगर, तो उसमें दो कोण जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, और एक कोण जो होगा वो आपका समकोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक त्रिभुज में दो कोण राइट एंगल हो जाए, समकोण हो जाए या अधिक कोण हो जाए। तो इसलिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल में ABC में A और B को, चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है एक्यूट एंगल है, मानते हुए C को 90 डिग्री का एंगल माना। दूसरी बात, क्वेश्चन में दिया गया है कि cos A और cos B दोनों की वैल्यूएशन सेम है। और आप जानते हैं जो हमने एक मंत्र आपको बताया था, तीसरा मंत्र, हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कका और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हमने कहा था पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो मंत्र दिया गया था उसके जरिए से हम कह सकते हैं कि cos A की वैल्यू होगी, cos की वैल्यू होगी आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो हमने cos A में भी बेस अपान हाइपोटेन्यूज और cos B के लिए भी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, जो उसका फार्मूला होता है वो हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, आप जानते हो कि बेस किसे कहते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है और परपेंडिकुलर कौन है, ये पहचानना भी हमने आपको उस वीडियो में विस्तार पूर्वक सिखाया था। तो बेटा हमें हाइपोटेन्यूज ढूंढना है। तो हाइपोटेन्यूज मींस 90 अंश के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका AB, और राइट हैंड साइड में भी हाइपोटेन्यूज AB ही होगा, नो डाउट। अब रही बात बेस की, तो बेस तब क्लियर होता है जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों क्लियर हो जाते हैं, और तब जो बचता है वो बेस होता है। तो बेटा हाइपोटेन्यूज क्लियर हो गया, AB है, और चर्चा हो रही है एंगल A की। तो एंगल A के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी लंब हो जाएगा। तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो बेस कौन बचा, आधार कौन बचा, CA। तो हम यहां पर CA लिख सकते हैं बेस के स्थान पर cos A वाले में। और cos B वाले में जब हम देखते हैं तो यहां पर B की चर्चा हो रही है। किस कोण की चर्चा हो रही है बेटा, B की। तो अगर B कोण की चर्चा हो रही है, एंगल B के जस्ट सामने वाली साइड है C, तो B के लिए तो लंब हो जाएगा CA, और कर्ण तो ऑलरेडी पहले से ही क्लियर है AB। तो फिर बचा जो वो आपका बेस हो जाएगा, यानी ये जो BC साइड है वो बेस हो जाएगी एंगल B के लिए। तो यहां पर हम बेस के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा, BC। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसमें बेटा जैसे हमने ये लिख दिया, और हमको शो क्या करना है, एंगल A और एंगल B दोनों एंगल बराबर होंगे। तो कैसे बराबर होंगे, जब CA और जब BC ये दोनों भुजाएं अगर बराबर बराबर हो, दोनों साइड अगर बराबर बराबर हो, तो उनके सामने के कोण भी
बराबर बराबर होंगे और इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है 180 डिग्री, जिसमें से अकेले एंगल सी 90 डिग्री का है। तो एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों एक्यूट एंगल का जो सम होगा, योगफल होगा, वो 90 डिग्री होगा। ये दोनों 90 और प्लस ये 90 माने 100 हो ही जाएगा। तो एंगल ए एंगल बी दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, ये क्लियर है। और यहाँ जो हमने ये लाइन प्राप्त किया है उसको जब हम देखेंगे तो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सी ए इक्वल टू बी सी। ये लाइन भी आपको एकदम क्लियर कट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों कोण, आपको ये भी एक फार्मूला पता होगा कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं वो भी बराबर बराबर होते हैं। अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके जस्ट सामने वाले जो कोण होंगे, एंगल होंगे, वो भी बराबर बराबर होंगे। यह एक थ्योरम है और आप पिछली कक्षाओं में इस बात को पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि किसी एक ही त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर बराबर हैं तो उनके जस्ट सामने वाली जो साइड होंगी वो भी परस्पर बराबर बराबर, साइड बराबर है तो एंगल बराबर होगा, एंगल बराबर है तो साइड बराबर होगा। ये थ्योरम आप बहुत पहले ही सीख चुके हैं बेटा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अब कह सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में कि जब CA यानी ये साइड और BC यानी ये साइड, दोनों साइड इक्वल है तो इसके जस्ट सामने वाली ये भुजा, यह कोण यानी एंगल A और इस भुजा के जस्ट सामने वाला यानी यह कोण यानी एंगल B, तो ये दोनों कोण परस्पर बराबर होंगे। तो जरा देखना CA के जस्ट सामने कौन सा कोण है, आप देख रहे हैं कोण B है, तो हम कोण B लिख सकते हैं, एंगल B लिख सकते हैं। और साइड जो BC है उसके जस्ट सामने कौन सा कोण है, एंगल A है, तो यहाँ पर हम एंगल A लिख सकते हैं। और वो थ्योरम हमें पता है, पिछली कक्षाओं में हम सीख चुके हैं, उसी थ्योरम के कारण हमने ये बात आपके सामने लिखी कि अगर CA और BC एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो इन दोनों भुजाओं के जस्ट सामने के जो एंगल होंगे ऑलरेडी वो भी बराबर बराबर होंगे। तो CA के जस्ट सामने है एंगल B और BC के जस्ट सामने है एंगल A, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल A के बराबर होगा। और यही बात हमें दिखानी थी, यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो बेटा अब हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी इस प्रकार सिद्ध हो गया। एक्सरसाइज 8.81 का क्वेश्चन नंबर 7 है क्लास 10 का, जिसमें दिया गया है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो आपको इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यूएशन क्या होगी। तो बेटा इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कि पहले हम क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई कर लें, दिया गया जो प्रश्न है उसको ही सरल कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। और दूसरा तरीका है कि स्टार्टिंग में ही हम किसी तरह से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ये पता कर लें और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी ये पता कर लें। साइन और कॉस दोनों की वैल्यू हम पहले निकाल लें और उसके बाद वैल्यू को पुट करके और तब सिंप्लीफाई करें। और ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका क्या हमने बताया कि पहले क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई कर लो जहां तक कर पाओ, बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। यानी कुल मिलाकर के इस टाइप के क्वेश्चन में दो बातें हमें करनी होती हैं, या तो हम वैल्यू पहले निकाल लें क्वेश्चन में जो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिए गए हैं उनके, और या फिर हम पहले क्वेश्चन को हमेशा सिंप्लीफाई जहां तक कर पाए कर लें। तो बेटा पहला तरीका जो है मैं उसका यूज कर रहा हूं। हमने कहा कि इस दिए गए गिवन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो, तो आप देख रहे होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़ा है, उसमें जो फार्मूले हैं कि फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड मींस फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो इसी फार्मूले को अगर हम यूज करें तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस सेकेंड स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे भी हम वही फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स एन स्टाइल का चौथा जो मंत्र है हमारा, उसमें आपने सीखा होगा। और बार बार कहता हूं बेटा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर स्क्वायर नजर आए, आपको स्क्वायर नजर आए, तो पहले एन स्टाइल के उन सूत्रों पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। बताया था आपको कि जब भी स्क्वायर नजर आए, चाहे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर आपको कहीं भी स्क्वायर नजर आए, तो एक बार एन स्टाइल के सूत्रों पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। तो हमने देखा कि एन स्टाइल का पहला मेन फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर उसमें से हम देखें तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर बेटा क्या लिख सकते हैं? आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो, तो ये जब साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर, और हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बेटा इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अब की बार हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, उसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, नो डाउट। और फिर आपको जो दूसरा मंत्र बताया गया है, पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा, ये जो मंत्र है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये फार्मूला जो आपको बताया गया है, तो उसमें साइन ऊपर रहता है कॉस नीचे, तो वो हो जाता है टेन, और जब इसमें पलट दिया गया है कॉस ऊपर साइन नीचे, तो ये हो जाएगा टेन का उल्टा यानी कॉट। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम समझते हैं कॉट थीटा, और चूंकि स्क्वायर दोनों पे लगा है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मींस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। और आप देखें गिवन वैल्यू है कॉट थीटा की 7/8, कॉट थीटा का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 7/8, 7/8। तो बेटा वही कॉट थीटा की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम 7/8 लिख करके, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, और फिर 7/8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो फाइनली इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 49/64। और इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था कि आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बेटा जब कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया ही गया है तो उसको हम लिख करके और उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहां भी आप देखेंगे कि 49/64 आ गया फाइनल आंसर। तो ये रहा। और इसमें हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि यह एक सबसे बेस्ट तरीका है, तरीके और भी हैं, जैसा कि हमने बताया नहीं आपको कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई है और आप जानते हैं जो मंत्र है उसमें आपको बताया गया था कि कॉट, जैसे लाल बटे का हिंदी मीडियम वालों के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला जो फार्मूला है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कॉट थीटा के स्थान पर हम आधार बटे लंब, tan के लिए लंब बटे आधार, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे लंब, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये जो 7/8 वैल्यू दी गई है इसको हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब कह सकते हैं। तो इसका मतलब है आधार कितना है 7,
लंब कितना है 8। आपको आधार पता है ना बेटा? हाँ सर पता है, आधार तो है 7 और लंब भी पता है 8 है। हाँ सर, तो क्या नहीं है बेटा? तो आप सोचेंगे, कहेंगे सर कर्ण नहीं है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है ये नहीं पता, तो निकाल सकते हैं ना आप? बिल्कुल सर, किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं हमें पता होती हैं, लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में से कोई भी दो पता होता है, तो तीसरा ज्ञात करने का जो थ्योरम है बौधायन पाइथागोरस, वो कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी फार्मूले से तीन में से कोई भी दो का मान आपको पता हो तो तीसरा जिसका मान नहीं पता है वो पता हो जाता है। ये बातें आपके दिमाग में हैं। तो बेटा अब हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा 7 है, तो 7 का स्क्वायर, तो आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 113। तो एच मींस अंडर रूट, ये स्क्वायर जब उधर लग जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 113 का। इस तरह एच की वैल्यू यानी कर्ण की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमको ये नहीं पता। आपको लंब पता है? हाँ सर पता है। आपको कर्ण पता है? हाँ सर पता है। आपको आधार पता है? बिल्कुल सर पता है। तो जब लंब है, आधार है, कर्ण है, तो बेटा क्या नहीं है? टेंशन नहीं है। अब चाहे साइन थीटा पूछो, चाहे कॉस थीटा पूछो, चाहे टेन थीटा पूछो, चाहे कॉट थीटा पूछो, चाहे सेक थीटा पूछो और चाहे कॉसेक थीटा पूछो, टेंशन नहीं है। लंब है? हाँ है। कर्ण है? हाँ है। आधार है? हाँ सर है। तो फिर क्या नहीं है बेटा? टेंशन नहीं है, चाहे जो पूछो। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपके क्वेश्चन में है साइन और आपके क्वेश्चन में है कॉस। आपके क्वेश्चन में है साइन और आपके क्वेश्चन में है कॉस। तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकाल लो। अब टेंशन कहाँ है? आपके पास सब है। तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण सूत्र होता है। तो लंब कितना है बेटा 8, कर्ण कितना है अंडर रूट 113। तो ये आ गई वैल्यू साइन थीटा की। और आपको क्या जरूरत है? कॉस की जरूरत है ना क्वेश्चन में, तो कॉस थीटा की भी वैल्यू आप निकाल लीजिए। चूंकि अब आपके पास टेंशन नहीं, चाहे जो पूछो, तो आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस कितना है 7, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 113, और तब अंडर रूट 113 आप यहां यूज कर देंगे तो आपको cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू मिल चुकी है ना। अब आप अपने गिवन क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें एक तरीका तो ये वाला था, आप समझ ही गए होंगे। मैं एक और तरीका बता दे रहा हूं आपको। तो आप sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो वैल्यू पहले पुट कर दीजिए। तो ये आपका 1 प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस cos थीटा है और cos थीटा की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113 आया है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और अब सिंपलीफाई स्टार्ट कीजिए। अब आप क्या करेंगे? आप चाहें तो 1 प्लस मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड देख ही रहे हैं ऊपर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला फार्मूला कहता है कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और बीच में माइनस, यानी फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, और सेकंड है आपका 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस। तो ऐसे हम यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस।
ये हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर आप आगे क्या करेंगे बेटा, आगे फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और अंडर रूट 113 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, यानी दोनों कट पिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो केवल बचेगा 113, यानी स्क्वायर और ये अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, 113 बचेगा। ऐसे ही आप नीचे भी कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 आ जाएगा, नो डाउट। फिर आगे आप करेंगे सिंप्लीफाई जब अगली लाइन में, तो अगली लाइन में आपको मिलेगा, यहां पर मैं देख रहा हूं बटे का लफड़ा, अपान का लफड़ा, और बटे का लफड़ा समाप्त करने का रामबाण तरीका बार बार बताता हूं आपको। जब भी आप सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, अरे अल्लाह पांडे, जब ये बटे में भी बटे, जब ये कंडीशन आती है तो हमने आपको रामबाण सिस्टम समझा रखा है कि बटे का लफड़ा समाप्त करने का रामबाण तरीका होता है कि जो बटे के नीचे हो उससे या उसके एलसीएम से, लासा से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रत्येक पद में जितने भी टर्म हैं सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में हम गुणा कर देंगे। तो बेटा बटे के नीचे क्या है, 113, 113 है बटे के नीचे, तो 113 से प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। तो 113 से जब हम 1 में गुणा करेंगे 1 में, तो 113 ही आएगा, 113 ही आएगा। और जब हम माइनस तो रहेगा 64 बटे 113 है, 64 अपॉन 113 है, और इसमें जब हम 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 64, तो यहाँ माइनस 64 आ गया। ऐसे ही नीचे जब आप करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 आएगा, और यहां जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, नो डाउट। फिर नेक्स्ट लाइन में 113 में से 64 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करना आप जानते ही हो, तो आ जाएगा 49 आ जाएगा, और यहां आपका 64 आ जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 49 को तो 64 आएगा, और 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 आएगा। और आपने देखा होगा अभी जो फर्स्ट सिस्टम से हमने लगाया था सवाल यही, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया था, याद कीजिए, फाइनल आंसर यही आया था ना, 49 अपॉन 64 आया था। तो इस दूसरी विधि से भी वही आंसर आ गया हमारा फाइनल। तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो हम एक ही सवाल को, एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कुछ तरीके थोड़ा शॉर्ट होता है, थोड़ा छोटा होता है, और कुछ तरीके बहुत लेंदी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो बेटा अनुभव से ये आपको मिलेगा। तो अगर आपका दिमाग इस पर चला गया होता, जैसा कि अभी मैंने लगाया कि चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, तो देखिए थोड़ा पहले आपको बॉगाइन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ा, फिर साइन की वैल्यू निकालनी पड़ी, कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ी, फिर जाकर के आपने उसमें पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो काफी काम लंबा हो गया। और जो पहला तरीका हमने बताया था कि क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करने के बाद तब वैल्यूएशन पुट करो, वो थोड़ा ज्यादा बेस्ट तरीका था, समय भी कम लगा और दिमाग भी थोड़ा सा कम लगा उसमें। तो इसलिए बेटा ये आपको धीरे धीरे आ जाएगा, अनुभव से आ जाएगा। उम्मीद है खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। तो बेटा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें गिवन पॉइंट है 3 cot A = 4, कि यदि 3 cot A की वैल्यू 4 हो तो आपको ये चेक करना है इसमें 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के इक्वल होगा, बराबर होगा या नहीं, बराबर होगा या नहीं, ये चेक करना है आपको। शर्त ये है कि इफ 3 cot A = 4, ये गिवन पॉइंट है। तो बेटा जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको यह क्वेश्चन देखते भर में ही आप बता देंगे कि बराबर होगा या नहीं, लेकिन अभी आपको सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा। उसकी वजह है कि अभी आप और फार्मूले नहीं सीखे हैं और मंत्र नहीं सीखे हैं।
बेटा वैसे मैं बता दे रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फार्मूला होता है cos 2a का, cos 2a। और जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह भी फार्मूला होता है cos 2a का। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू cos 2a, राइट हैंड साइड की भी वैल्यू cos 2a। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन में पूछा है चेक करके बताओ कि दोनों बराबर हैं या नहीं, तो ऑलरेडी दोनों बराबर होंगे। अगर आप आगे जब मंत्र सूत्र जान जाएंगे तो आप तुरंत क्वेश्चन देखते भर में ही आंसर दे देंगे इसका। लेकिन वो तो नेक्स्ट क्लास की बात है। अब आपको क्लास 10th में इसको चेक करके बताना है कि बराबर होगा या नहीं होगा दोनों। तो बेटा इसमें ये जो आपका गिवन पॉइंट है कि इफ 3 cot a is equal to 4, then we can say that cot a is equal to, ये 3 उधर जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो cot a की वैल्यूएशन क्या मिली आपको? 4/3। अब इसको लाल बटे कका वाले मंत्र का यूज करके भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर हमने जो बताया था कि सिंप्लीफाई कर लो पहले और तब उसको चेक कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपको cot a की वैल्यू मिल चुकी है 4/3, तो आपके क्वेश्चन में tan a की आपको जरूरत है। तो क्या आप tan a की वैल्यू नहीं बता सकते? सर क्यों नहीं बता सकते? पहला मंत्र ट्रिपल सी कहता है कि cot का उल्टा tan और tan का उल्टा cot। तो हम बता सकते हैं सर कि cot a की वैल्यू अगर 4a/3 है तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 3/4, इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा, रेसिप्रोकल उसका। तो आपको मिल गया tan a की वैल्यू। तो tan a की वैल्यू आप यहां ऑलरेडी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और आपको sin की वैल्यू भी चाहिए और cos की भी वैल्यू चाहिए राइट हैंड साइड में। तो बेटा अगर आपको tan a या cot a किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान पता होता है तो बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं उनका मान आप निकालना जानते नहीं हो? लाल बटे काका वाले मंत्र से पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा वाला जो मंत्र है, उस मंत्र की सहायता से अगर किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यूएशन हमें पता हो जाए तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो बचते हैं उनके मान हम निकाल सकते हैं। और यहां पर आपको जैसे cot a की वैल्यू दी गई है 4/3, तो हमने देखिए तुरंत tan a की वैल्यू बता दी। अब कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचे हैं? 4। cot और tan के अलावा कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अभी बचे हैं? 4, sin, cos, sec और cosec। तो अब हमको वो चारों भी हम निकाल सकते हैं लाल बटे काका वाले मंत्र से। तो यहां पर बेटा tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप जानती हैं। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4। आपको लंब पता है? हाँ सर पता है। आधार पता है? हाँ सर पता है। तो बेटा कर्ण कितना होगा? तो बौधायन पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है कि 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा अगर हमें पता है तो तीसरी भुजा हम निकाल लेते हैं। बार बार आप यूज कर रहे हो तो हम यहां पर निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा 9 + 16 मींस 25। तो आप हाइपोटेन्यूज को √25 कह सकते हैं और √25 की वैल्यू क्या होती है? 5। तो इस तरह हाइपोटेन्यूज नहीं पता था लेकिन आपने बौधायन पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए पता कर लिया। अब आप बताइए लंब है? हाँ है। अच्छा आधार? हाँ सर है। और कर्ण? वो भी है सर। तो बेटा जब लंब है, आधार है, कर्ण है तो क्या नहीं है? टेंशन नहीं है। क्या नहीं है? टेंशन नहीं है, चाहे जो पूछा जाए। तो बेटा अब आपसे अगर साइन की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। साइन a की वैल्यू हो जाएगी, फार्मूला है लंब बटे कर्ण, फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है बेटा 3, और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कितना निकला है 5। तो इस तरह sin a की वैल्यू क्या निकल के आई 3/5। तो हम sin a के स्थान पर 3/5 यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर cos a की वैल्यू निकाल लीजिए, आधार बटे कर्ण होता है ना cos a का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो इस तरह cos a की भी वैल्यू आप निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, बिल्कुल निकल गई। तो आपको जो जो चाहिए, sin चाहिए, cos चाहिए और tan चाहिए, पूरा जो क्वेश्चन है लेफ्ट राइट सब देखने के बाद हमें sin, cos और tan की वैल्यू चाहिए थी और हमने देखो निकाल लिया। sin, cos, tan तीनों की वैल्यू हमें पता हो गई। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और उसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर राइट हैंड साइड उठा करके उसको सिंपलीफाई करेंगे। अगर दोनों की वैल्यूएशन सेम आ जाती है तो हम कहेंगे कि हाँ हमने क्वेश्चन चेक कर लिया, दोनों बराबर है। और अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती तो आप कह दीजिएगा कि दोनों बराबर नहीं है, हमने चेक कर लिया। तो वही चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस tan स्क्वायर है, और tan की वैल्यू क्या आई है 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर नीचे भी हो जाएगा बेटा। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 1 माइनस 9/16 और नीचे 1 प्लस 9/16। और फिर वही कंडीशन आ गई, अरे अल्लाह पाणों पाड़े, कंडीशन आई कि नहीं आई, अपॉन के वाले सवाल में भी बटे में भी बटा आया कि नहीं आया, आया। तो रामबाण विधि आपको हमने दे रखी है कि बटे का लफड़ा समाप्त करने का रामबाण तरीका होता है कि जो बटे के नीचे हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो प्रत्येक पद में। तो हम 16 है ना बटे के नीचे, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 16, 9/16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ऐसे नीचे भी आ जाएगा 16 प्लस 9। तो 16 माइनस 9 मीन्स होता है 7 और 16 प्लस 9 मीन्स होता है 25। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सिंपलीफाई किया तो उसकी वैल्यूएशन क्या आई एट लास्ट 7/25। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो हमारा राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos a की वैल्यू क्या आई है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin की वैल्यू क्या आई है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और तब बेटा आप पाएंगे यहाँ पर 16/25 और यहाँ पर पाएंगे 9/25। और फिर आप क्लास 3 में फ्रैक्शन का जोड़ घटाव गुणा भाग आपने सीखा ही है, उसमें बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम हो जाएगा 25 और ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9। तो फिर एट लास्ट आपको मिलेगा क्या, जब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और नीचे आपका डिनोमिनेटर जो 25 है वो राबे करेगा। तो इस तरह राइट हैंड साइड का भी सॉल्यूशन एट लास्ट क्या आया 7/25। तो आप देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है, लेफ्ट वाला राइट वाला। तो यही तो पूछा था, चेक करो और चेक करके बताओ कि दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। तो आपने चेक कर लिया दोनों बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि बोथ साइड आर इक्वल, यानी आपने ये चेक करके क्लियर कर दिया जो उसने पूछा था कि दोनों साइड बराबर है कि नहीं है बराबर। तो आपने बता दिया नहीं भाई दोनों साइड बराबर होगी, हेंस प्रूव्ड। क्लास 10th चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल B 90 डिग्री का हो, और if tan A equal to 1/√3 हो तो दो क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यूएशन निकालनी है। और सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। तो गिवन पॉइंट में क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी 90 डिग्री है।
और गिवन पॉइंट में है tan a इक्वल टू √3, तो बिकॉज tan a इक्वल टू 1/√3, तो बिकॉज tan a इक्वल टू 1/√3, देन tan a इक्वल टू tan 30, बिकॉज 1/√3 मींस tan 30, tan 30 का मान 1/√3 होता है कि नहीं होता? आपको वैल्यूएशन चार्ट पता है, आपको वैल्यूएशन याद है, हम 1/√3 के स्थान पर tan 30 लिख सकते हैं और इधर भी tan ही है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो, त्रिकोणमितीय समीकरण हो, तो हमने कहा था आपसे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होना चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने देखा कि लेफ्ट में भी tan है, राइट में भी tan है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का। तो अगली लाइन में हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 30 डिग्री, बिकॉज tan a इक्वल टू tan 30, देन वी कैन से दैट a इक्वल टू 30 डिग्री। तो a की वैल्यूएशन क्या है बेटा? 30 डिग्री। और अब जब a की वैल्यूएशन 30 डिग्री आ गई, तो अगर आप फिगर देख रहे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, एंगल B 90 डिग्री है, तो आपका एंगल A 30 डिग्री अगर आ गया तो एंगल C कितने डिग्री का होगा? आपको पता है कि एंगल A और एंगल C दोनों का सम 90 डिग्री होगा, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसके सभी कोणों, तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया अकेले, तो बाकी जो दोनों एंगल A और एंगल C बचे हैं, इनका भी तो सम 90 डिग्री ही होगा। तो इस तरह अगर ये एंगल A 30 डिग्री है, तो आपका एंगल C कितना होगा? 90 में से 30 आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इसलिए हमने लिखा if A इक्वल टू 30 डिग्री, then we can say that angle C इक्वल टू 90 minus 30 means 60 डिग्री। तो इस तरह ये जो फिगर दिया गया है उसमें एंगल A कितना है? 30 डिग्री, एंगल C कितना हो गया? 60 डिग्री। और आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यूएशन आपको बतानी है। तो A के स्थान पर आप 30 और C के स्थान पर आप 60 यूज कर सकते हैं। तो हमने sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60। तो इस लाइन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। और आपको वैल्यूएशन पता है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होगी? तो हमने आपको बताया नहीं है कि जो sin 30 की वैल्यू होगी सेम वैल्यू cos 60 की होगी, हमने आपको ट्रिक समझाया था। तो इसलिए cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 आ गया, आगे प्लस रहेगा ही। cos 30 की वैल्यू क्या होगी? वही होगी जो sin 60 की होती है, और sin 60 की वैल्यूएशन आपको याद है √3/2। तो इसका मतलब cos 30 की वैल्यूएशन भी √3/2 होगी। तो यहाँ पर हम √3/2 लिख सकते हैं इनटू sin 60, याद है आपको √3/2, तो आप √3/2 लिखिए। तो इस तरह ये लाइन भी अब आपको बढ़िया से समझ में आ गई। अब आगे क्या करेंगे बेटा? अब आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे, आगे इसको हम सरल करेंगे। 1/2 में 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस √3/2 में √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में √3 से करेंगे तो 3 और 2 × 2 मींस 4। तो इस तरह 3/4 आ गया। 1/4 में ऐड करना है 3/4, और फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, ये बातें प्राइमरी की हैं, आप इसको सीख चुके हैं, इसमें हमें कुछ बताना नहीं है बेटा। तो 1/4 प्लस 3/4 को ऐड करेंगे तो आएगा 4/4, और 4/4 मींस जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट था उसका फाइनल आंसर आया 1। और इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, आपको वैल्यू बतानी है cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो बेटा A की वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री, C की वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री। तो A के स्थान पर 30 और C के स्थान पर 60 इस क्वेश्चन में भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमने यूज किया 30 और 60, तो आ गया अगली लाइन में हमारा cos 30 इंटू cos 60 माइनस sin 30 इंटू sin 60। और ऑलरेडी आपको वैल्यूएशन पता है, cos 30 वैल्यू क्या होती है? वही होती है जो sin
60 की होती है। 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो 60, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? वही होती है जो sin 60 की होती है। तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2, आपको लर्न है। फिर cos 60 की वैल्यू बताइए, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी? वही होगी ना जो sin 30 की होती है, और sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो आप 1/2 लिख सकते हैं। माइनस रहेगा ही, sin 30 मीन्स 1/2, sin 60 मीन्स √3/2, आपको याद है। तो इस तरह ये लाइन भी क्लियर हुई, कहीं कोई डाउट नहीं है। फिर आप आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप तुरंत ही काट सकते हैं, क्योंकि ये भी वही सेम बात है और ये भी सेम बात है, और माइनस हो रहा है, तो इसको हम पूरा कैंसिल कर सकते हैं और रिजल्ट आ जाएगा आपका 0। या इसको हमने एक लाइन और सिंप्लीफाई कर दिया, √3/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा? √3/4। यहां भी वही आ गया √3/4, और √3/4 में से √3/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। ऑलरेडी आपको पता है जब किसी एक ही संख्या में से वही संख्या घटा दी जाती है, वही संख्या माइनस कर दी जाती है, तो वही माइनस वही माने 0। तो इस तरह इसका रिजल्ट आ गया फाइनली 0। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो बेटा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ट्राइंगल PQR है जिसमें एंगल Q राइट एंगल है, 90 डिग्री है, और साइड PQ 5 सेंटीमीटर का है, ये गिवन पॉइंट में है। और गिवन पॉइंट में एक बात और है कि साइड PR और साइड QR, PR और QR दोनों का सम दिया गया है 25, और हमें बताना है sin P की वैल्यू, cos P की वैल्यू और tan P की वैल्यू, ये हमें फाइंड करना है। तो बेटा अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल PQR में बात करूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज जैसे ही मैं देखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, तैसे ही कुछ कुछ होने लगता है। क्या होने लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल देखने पर क्या होने लगता है? समकोण त्रिभुज देखने पर क्या होने लगता है? कुछ कुछ होने लगता है। क्या बेटा क्या होने लगता है? बौधायन पाइथागोरस थ्योरम याद आने लगती है। जैसे ही मैं समकोण त्रिभुज की बात, समकोण त्रिभुज की चर्चा सुनता हूं, कहीं भी देखता हूं, पढ़ता हूं, जानता हूं, तैसे ही हमें बौधायन पाइथागोरस थ्योरम याद आने लगती है। तो वही बीमारी है, वो बीमारी आवश्यक बीमारी है, आपके अंदर भी होनी चाहिए कि जैसे ही समकोण त्रिभुज देखो, सुनो, पढ़ो, तैसे ही कुछ कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बौधायन पाइथागोरस थ्योरम याद आनी चाहिए। और आपको पता है बौधायन पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये है बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। तो ये याद आनी चाहिए। तो बेटा ये मैं समकोण त्रिभुज देख रहा हूं तो कुछ कुछ होने लगा, वो बौधायन पाइथागोरस थ्योरम याद आने लगी। क्या है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी ये जो समकोण त्रिभुज बनाने वाली दोनों साइड है PQ एंड QR, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। ये फार्मूला हमको याद आने लगा, तो हमने वो फार्मूला लिख दिया। और फार्मूले में हम देख रहे हैं कि हमारा जो गिवन पॉइंट है PQ वो 5 है, तो हम PQ स्क्वायर रोक ले रहे हैं बेटा, और ये जो प्लस QR स्क्वायर है इसको उस साइड में भगा दे रहे हैं, क्योंकि हमें केवल PQ की वैल्यू पता है। तो P को रोक लिया और ये QR जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये लाइन भी आपको समझ में आ गई। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू ये फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड फर्स्ट माइनस सेकेंड इन द सेकेंड ब्रैकेट। तो जब दोनों का स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो एक बार दोनों जुड़ जाता है, एक बार दोनों घट जाता है। हलवा स्क्वायर माइनस पूड़ी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा?
एक ब्रैकेट में हो जाएगा हलवा प्लस पूड़ी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा हलवा माइनस पूड़ी। तो ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो उसी फार्मूले से बेटा हम इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर। तो मैं समझता हूं कि अब आपको इस लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप नेक्स्ट लाइन में चलिए। पी क्यू की वैल्यू क्या दी गई है बेटा 5, तो हमने 5 यूज कर लिया। पी क्यू स्क्वायर है मींस 5 स्क्वायर हो गया। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू गिवन पॉइंट है ये, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 25, तो आप 25 इसके स्थान पर यूज कर सकते हैं नो डाउट। और ये आपका पी आर माइनस क्यू आर आप पे करेगा क्योंकि इसकी वैल्यूएशन आपको नहीं पता है। फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। ये लाइन आपका मतलब क्लियर हो गया। जब आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो 5 स्क्वायर मींस क्या होता है 25, और ये वाला 25 जब इधर आएगा तो अपॉन 25 अपॉन 25 हो जाएगा और इधर राइट हैंड साइड में क्या बचेगा बेटा पी आर माइनस क्यू आर। तो ये पी आर माइनस क्यू आर है उसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई 25 अपॉन 25 मींस 1। तो इस तरह पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू आपको मिली 1 और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 25। अब ये दो बातें ये गिवन पॉइंट में था और इसको अभी आपने फाइंड आउट किया है पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू 1। ये दो बातें आई और इन दोनों समीकरणों को इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो ये प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। पी आर में पी आर ऐड करेंगे तो 2 पी आर हो जाएगा और इधर 25 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 26। तो 2 पी आर इक्वल टू 26 आ गया। देन वी कैन से दैट पी आर इक्वल टू, तो पी आर इक्वल टू हो जाएगा 26 अपॉन 2। 26 अपॉन 2 मींस 26 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 13। इस तरह पी आर की वैल्यू मिल गई 13। तो ये जो आपका ट्रायंगल है इसमें आप पी आर देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो पी आर हाइपोटेन्यूज है और उसकी लेंथ क्या मिल गई आपको 13। फिर उसके बाद यही तो पी आर की वैल्यू मिली है 13, चाहे आप इस फर्स्ट एनालिसिस में पुट कर दो पी आर की वैल्यू तो आपको क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आप सेकंड एनालिसिस में पी आर के स्थान पर 13 यूज कर लेंगे तो भी क्यू आर की वैल्यू आपको फाइनल स्टेज पर मिल जाएगी। तो बेटा हम चाहे जिस समीकरण में रख दें चाहे जिस इक्वेशन में रख दें, हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है उसी इक्वेशन में पी आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है 13, उसको हमने पुट कर दिया तो हमें क्या मिला 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। नेक्स्ट लाइन में क्यू आर आप रोक लेंगे और ये 13 उधर जाएगा तो -13 हो जाएगा 25 माइनस 13 नो डाउट। फिर नेक्स्ट लाइन में फाइनल वैल्यू हमें क्यू आर की क्या मिल गई, जब हमने 25 में से 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया बेटा 12। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई 12। तो इस तरह अब हम फिगर में देखते हैं कहां है क्यू आर, ये है साइड, ये इसकी लेंथ क्या हो गई 12, यानी साइड PQ की लेंथ आपको पता थी गिवन पॉइंट में था 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपको QR और PR ये जो दो साइड थी इसकी वैल्यूएशन आपको पता नहीं थी। और आपको मैं बार बार बताता हूं आपके पास परपेंडिकुलर है, हाँ है, बेस है, हाँ है, हाइपोटेन्यूज है, हाँ सर है। तो फिर बेटा क्या नहीं है बताओ जरा, क्या नहीं है? जब लंब है, आधार है, कर्ण है आपके पास तो क्या नहीं है? अरे सर टेंशन नहीं है। तो फिर टेंशन समाप्त हुआ। अब जो भी क्वेश्चन जानना चाह रहा हो, क्वेश्चन में जो भी आपको वैल्यू बतानी हो, अब आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? आपको वैल्यू बतानी है sin p, cos p एंड tan p। तो फिर आपके पास अब तो कोई टेंशन नहीं है ना बेटा। आपके पास वो मंत्र है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरा मंत्र जो हमने बताया था, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताया था, लाल भट्टे कका, वो मंत्र आपके पास है ना? बिल्कुल है। तो आप साइन के लिए लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण और tan के लिए लंब बटा आधार यूज करते हैं ना उस मंत्र से। तो फिर आपको sin p की वैल्यू बतानी है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या लंब बटे कर्ण। तो sin p इक्वल टू
अब हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर कौन है, लंब कौन है। तो बेटा लंब किसे कहते हैं, जब हमने तीसरा मंत्र समझाया था आपको तो हमने समझाया था ना लंब किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर की पहचान क्या है। तो हमने परपेंडिकुलर की पहचान में आपको बताया था कि जिस एंगल की चर्चा हो रही हो क्वेश्चन में उसको देखो, और उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वही साइड परपेंडिकुलर वाली साइड मानी जाएगी, वही साइड लंब मानी जाएगी। तो बेटा किसकी चर्चा हो रही है, किस एंगल की, सर एंगल बी की चर्चा हो रही है। तो जरा फिगर में आइए, एंगल बी कहां है, यहां है। लंब किसे कहते हैं, जिस कोण की चर्चा हो रही हो उसके जस्ट सामने जो साइड नजर आए वही तो परपेंडिकुलर कहलाती है, लंब कहलाता है। हाँ सर, तो अगर P की चर्चा हो रही है आपके क्वेश्चन में, P की चर्चा हो रही है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, QR। और अगर परपेंडिकुलर QR हो गया तो बेस कौन होगा, ऑटोमेटिक तब तो भैया बेस PQ ही होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में तो कोई डाउट ही नहीं, वो हमेशा वही रहेगा। हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण किसे कहते हैं, 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, बताया था ना तीसरे मंत्र में। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा QR P के लिए, किस एंगल के लिए, P के लिए, P के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका QR। और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, PR, 90 के जस्ट सामने वाली साइड। तो हम यहाँ पर जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, लंब बटे कर्ण था, तो लंब हो गया आपका QR P के लिए, और कर्ण तो PR रहेगा ही। तो बेटा QR की लेंथ क्या है, 12। अच्छा PR की लेंथ क्या है, 13। तो हम कह सकते हैं फाइनली sin P की वैल्यू हमें मिल गई 12/13, दैट्स ऑल। अब उसके बाद हम cos P की वैल्यू बतानी है हमें। अब हम cos P की वैल्यू बताने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, जानते हैं, लाल बटे कक्का वाले मंत्र में आपको बताया गया है। हाँ सर, तो बताइए cos का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, सब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली। तो बेटा PR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, बेस किसे कहते हैं, आधार, आधार किसे कहते हैं, जबकि चर्चा किस एंगल की हो रही है, P की। और अगर एंगल P की चर्चा हो रही है तो उसके जस्ट सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी, तो बेस कौन सी होगी, जो बची, जो तीसरी भुजा बची। तो P की चर्चा हो रही है, ये परपेंडिकुलर हो गया QR, तो बेस कौन हो जाएगा, PQ। तो हम बेस के स्थान पर PQ और हाइपोटेन्यूज के स्थान पर PR यूज कर सकते हैं। तो बेटा PQ कितना है, 5। देखिए PQ कितना है, 5, PR कितना है, 13। तो इस तरह हमें cos P की वैल्यूएशन फाइनली मिल गई 5/13। तो बेटा अब और किसका मान आपको निकालना है, tan P का। tan P का भी तो मान आपको बताना है बेटा। और आप जानते हैं tan के लिए फार्मूला यूज होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और चर्चा हो रही है एंगल P की, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, QR, बेस कौन हो जाएगा, PQ। तो हम tan P इज इक्वल टू QR अपॉन PQ लिख सकते हैं। तो QR कितना है, 12, PQ कितना है, 5। तो इस तरह tan P की फाइनल वैल्यू क्या मिली आपको, 12/5। तो sin P 12/13, cos P 5/13 एंड tan P 12/5। इस तरह ये जो आपको फाइंड आउट करना था sin P, cos P और tan P का मान, वो क्लियर हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।